जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में। ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपने अगर इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और क्वेश्चंस वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा भाग है, पार्ट 3 है पंचायती राज व्यवस्था का। हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में पारित किया गया, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्राविधान किया गया और उसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भारतीय संविधान के 9वें भाग में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक प्राविधानों को जोड़ा गया। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक प्राविधानों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से भाग 9 में जोड़ दिया गया और उसी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया। और इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया गया। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की हुई थी। तो देखेंगे, ये जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राविधान लागू किए गए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, तो अधिकांश राज्यों ने तो इस प्राविधान को स्वीकार कर लिया और अधिकांश राज्यों ने कानून बन जाने के बाद, संवैधानिक दर्जा पंचायतों को मिल जाने के बाद, अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो प्राविधान किया गया था 73वें संविधान संशोधन में, उसको लागू कर लिया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू किया। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है, किस राज्य ने 4 स्तरीय या 1 स्तरीय। तो इसको देखेंगे। ये जो 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को केरल और जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। केरल और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे उड़ीसा और कर्नाटक में। तो इसको याद रखेंगे, उड़ीसा और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और हमने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान 73वें संविधान संशोधन में किया ही गया था। तो अधिकांश राज्य यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, ये अधिकांश जो राज्य हैं भारत के, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही लागू किया गया, स्वीकार किया गया। और देखेंगे चौथी स्तरीय जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये पश्चिम बंगाल में लागू किया गया। तो ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। लेकिन देखेंगे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्राविधान भी किया गया था कि कहाँ कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जाएंगी और किन किन दशाओं में। तो जिसमें देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहाँ पे बताया गया कि जो SC ST क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जो SC ST के क्षेत्र हैं, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ की जो स्थानीय समितियाँ हैं, जो गोरखा
समितियां हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों को दिया जाना था वो स्थानीय समितियों को वो अधिकार दे दिया गया, तो इसीलिए वहाँ पे लागू नहीं किया गया SC ST क्षेत्र में। ध्यान देंगे, अगर डीप में पूछेगा क्वेश्चन तो SC ST का नाम लेगा कि कहाँ के SC ST क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ध्यान देंगे ये SC ST क्षेत्रों की बात कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्रों में। लेकिन दो ऐसे राज्य हैं नागालैंड और दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। लेकिन ये माना जाता है कि ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि जो पूर्वोत्तर के राज्य क्षेत्र हैं और नागालैंड और दार्जिलिंग, इन स्थानों पे भी ये माना जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। भले ही यहाँ पे SC ST की ही बात की गई है, लेकिन जो आपको ऑप्शन मिलता है उसमें ये माना जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। तो इसको ध्यान देंगे, ये मान के चलेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, दार्जिलिंग में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन SC ST के परिप्रेक्ष्य बात करें तो भी इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लागू नहीं होता। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही ये भी प्राविधान किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति लागू कर सकता है, अगर संसद विधि बनाए, नियम या कानून बनाता है संसद, तो वहाँ पे भी लागू किया जा सकता है। और देखेंगे बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे 3 स्तरों पे पंचायती राज व्यवस्था की बलवंत राय मेहता ने जो रिपोर्ट दी थी, सिफारिश की थी, उसमें से बलवंत राय मेहता ने मध्यवर्ती स्तर को मजबूत करने की बात की। मध्यवर्ती स्तर को मजबूत करने की बात यानी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति को मजबूत करने की बात की थी। ये अभी हाल में ही मैंने देखा एक क्वेश्चन पेपर में PCS में पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में किस स्तर को मजबूत करने की बात की थी। तो क्या बताएंगे, मध्यवर्ती स्तर को मजबूत करने की बात बलवंत राय मेहता ने की थी, सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही थी। और जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया उसमें भी इसी बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी उसी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें देखेंगे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायतों का गठन और ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत या इसी क्षेत्र पंचायत को क्षेत्र समिति भी कहते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का गठन किया गया और जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद का गठन किया गया, जिसमें देखेंगे जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी सचिव या सेक्रेटरी होता है। ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी सचिव या सेक्रेटरी होता है, जबकि क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी BDO होता है। BDO यानी खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसी को कहा जाता है। BDO जो होता है वो क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जो जिला पंचायत या जिला परिषद होता है इसका सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो CDO होता है। CDO जो होता है वो जिला पंचायत या जिला परिषद का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसको ध्यान देंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि किस पंचायत का कौन सा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और इसमें देखेंगे ये जो क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति है, क्षेत्र समिति या क्षेत्र पंचायत वहीं पे गठित किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तरीय जो पंचायत का प्राविधान किया गया, ये ब्लॉक स्तर पे जो है इसको क्या कहेंगे, मध्यवर्ती स्तर कहेंगे। तो मध्यवर्ती स्तर का गठन वहीं पे किया जाएगा जिस प्रदेश की जनसंख्या कम से कम 20 लाख होगी। 20 लाख से कम अगर जनसंख्या होगी जिस प्रदेश की, तो वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी, यानी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का गठन नहीं किया जाएगा जहाँ पे 20 लाख से
कम जनसंख्या होगी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो क्या बताएंगे, कम से कम 20 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, तभी मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन किया जाएगा, यानी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। और देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया जाता है। चूँकि 93 में पंचायती राज अधिनियम पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, लेकिन उसके अगले ही वर्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश में 1994 में अधिनियम ये पारित कर दिया जाता है। और देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या प्राविधान किए गए, जहां से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया, ये 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में प्राविधान किया गया कि यदि किसी गाँव की जनसंख्या 1000 है, यानी 1000 तक कहेंगे, यदि किसी गांव की जनसंख्या 1000 तक है, तो वहां पे ग्राम पंचायतों में 9 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। कितने? 9 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। ये जो 9 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, इसमें एक हो जाएगा प्रधान और 8 जो हो जाएंगे वो अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक, तो ग्राम पंचायतों में कितने सदस्य? 9 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधान और 8 सदस्य हो जाएंगे, जिसको देखेंगे टोटल कितने? 9 ग्राम पंचायत सदस्य हो जाएंगे। लेकिन ये वहाँ पे होगा जहाँ की जनसंख्या, जिस गांव की जनसंख्या 1000 तक होगी। 1000, देखिए अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 मान लीजिए है, 1000 अगर किसी गांव की जनसंख्या है, तो इसको 8 वार्डों में डिवाइड किया जाएगा, 8 वार्ड में। ठीक, 8 वार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और इन 8 वार्डों को मिला के एक ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाएगा, एक ग्राम प्रधान चुना जाएगा। और इन 8 वार्डों से एक एक ग्राम पंचायत सदस्य चुना जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। तो उसको वार्ड में बांट के तो सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक, तो जितने सदस्य होते हैं गांव में, ग्राम पंचायत में जितने सदस्य होते हैं प्रधान के अलावा, उतने वार्डों में गांव को बांट दिया जाता है और एक एक वार्ड से एक एक सदस्य को चुना जाता है। और ये जो ग्राम पंचायत होता है, इसमें जो प्रधान और 8 जो सदस्य चुने जाते हैं, ये ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। और ग्राम सभा क्या होता है, देखेंगे ग्राम सभा ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी रहती है और उनका नाम मतदाता सूची में होता है। और ये सब एक ही गांव के होने चाहिए, यानी एक ही गांव के लोगों का ऐसा समूह जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो और नाम मतदाता सूची में हो, वो सब क्या कहे जाएंगे? वो सब ग्राम सभा के सदस्य कहे जाएंगे। वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। और ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं ग्राम सभा के सदस्यों में से एक प्रधान का चुनाव किया जाता है और उन्हीं ग्राम सभा के सदस्यों में से ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को भी चुना जाता है। तो देखेंगे ये जो ग्राम सभा होता है, ये निर्वाचक मंडल की तरह काम करता है। और इसको ध्यान देंगे कि ग्राम सभा जो होता है वो बड़ा होता है ग्राम पंचायत से। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत में गिने चुने लोग होते हैं, तो ग्राम पंचायत में 9, अगर 1000 तक जनसंख्या है तो कितने? 9 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में। लेकिन ग्राम सभा जो होता है उसमें पूरे गांव के ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है और एक ही गांव के हैं और मतदाता सूची में नाम है। तो ऐसे लोगों की संख्या तो ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होता है, ग्राम सभा बड़ा होता है और ग्राम पंचायत छोटा होता है। और इस उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ये भी प्राविधान किया गया कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच होगी
तो वहाँ पे कुल 11 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। 11 ग्राम पंचायत सदस्य का मतलब एक प्रधान और 10 अन्य सदस्य होंगे। और अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 से 3000 तक है तो वहाँ पे 13 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत में कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधान और 12 अन्य सदस्य होंगे। और अगर किसी गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक मतलब जो भी अब अधिक में हो जाए, तो 3000 से अधिक अगर किसी गांव की जनसंख्या है तो उसमें 15 ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। उस ग्राम पंचायत में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधान होगा और 14 अन्य सदस्य होंगे, 14 सदस्य होंगे। तो टोटल कितने होंगे पंचायत? तो देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है कि 1000 की जनसंख्या पे कितने ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर 1000 तक जनसंख्या होगी तो कितने ग्राम पंचायत सदस्य होंगे? 9 होंगे। ठीक, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 9 हो सकती है। और अधिकतम चूँकि 3000 से अधिक अब जो भी जनसंख्या होगी तो उसमें कितना हो सकता है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या? 15 हो सकती है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत में और अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15 सदस्य। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 9 सदस्य होंगे ही ग्राम पंचायत में। देखिए जो अन्य प्रदेश में प्राविधान किया जाता है ये सदस्यों का और ग्राम पंचायत सदस्यों का कि कितने सदस्य होंगे, लगभग यही होता है, प्रक्रिया सारी यही होती है, बस जनसंख्या कम या ज़्यादा कर दी जाती है। कहीं कहीं पे 1200 जनसंख्या पे 9 सदस्य को चुना जाएगा, कहीं पे 1500, बस यही जनसंख्या का अंतर कर दिया जाता है। तो आप जिस स्टेट से हैं उसको ध्यान देंगे, यहाँ पे बस यही में अंतर होगा, बाकी प्रक्रिया वही हर जगह होगी। और देखेंगे ग्राम प्रधान के बारे में, अब देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसमें देखेंगे बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के। यानी अगर कोई 21 वर्ष का है तो वो ग्राम प्रधान हो सकता है, जबकि ये जो विधानमंडल की बात कर रहा है, विधानमंडल के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वो 25 होती है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर है, अंतर क्या है कि उम्र कितनी होनी चाहिए ग्राम प्रधान होने के लिए? कम से कम 21 वर्ष एज होनी चाहिए। और जो योग्यताएं हैं वो विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें देखेंगे नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, इस टाइप की जो योग्यताएं हैं, यानी जो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं वही सारी योग्यताएं प्रधान होने के लिए भी होनी चाहिए, सिर्फ उम्र को छोड़ दिया जाए तो। और निर्वाचन कौन करता है? ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा होता है। जनता जिसको डायरेक्ट चुनती है वो क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन उसी को कहा जाता है। और ये ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसको अभी हमने बताया कि ग्राम सभा के सदस्य क्या करते हैं, प्रधान को भी निर्वाचित करते हैं और 8 सदस्यों या अन्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करते हैं। तो ग्राम प्रधान के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल की भूमिका निभाता है वो कौन होता है? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम प्रधान को जो शपथ दिलाई जाती है वो खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है ग्राम प्रधान को। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि शपथ कौन दिलाता है ग्राम प्रधान को। चूँकि देखिए ये जो बीडीओ है ये कहाँ का है? सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ये क्षेत्र पंचायत का है। और ये ग्राम प्रधान कहाँ का है? ये ग्राम पंचायत का है मुखिया। ठीक, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि वो क्या है? वो क्षेत्र पंचायत का अधिकारी है। ठीक, और देखेंगे कार्यकाल तो आपको पता ही है कि 5 वर्ष होता है प्रधान, और अन्य जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे और सदस्य हो, सबका कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है। और वेतन देखिए, वेतन का प्राविधान
नहीं किया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था उसमें भी ग्राम प्रधान के वेतन की बात नहीं की गई थी। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भी वेतन की बात नहीं की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाद में प्राविधान किया गया कि 5,000 प्रधान को वेतन दिया जाएगा। देखिए, वेतन जो मुझे पता है वो 5,000 पता है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि घटा बढ़ा अगर हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी जानकारी में अभी 5 ही हज़ार है। ठीक। और त्यागपत्र किसको देते हैं? ये ग्राम प्रधान। देख रहे हैं शपथ कौन दिला रहा है? बीडीओ दिला रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिला रहा है। जो शपथ दिला रहा है वही त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। तो ग्राम प्रधान अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? वो बीडीओ को देगा, यानी खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। लेकिन अगर ग्राम प्रधान को पद से हटाना हो, यानी पदच्युत करना हो समय से पहले ही, अगर प्रधान ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, या वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, सारा पैसा खा के बैठ जा रहा है, उसको पद से हटाना हो किसी भी दशा में, तो क्या प्रक्रिया है? उसको क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को पदच्युत करना, यानी पद से हटाना। जिसमें देखेंगे ग्राम प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाया जाता है, यानी पदच्युत किया जाता है। और यह अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, ये सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, यानी ग्राम पंचायत में उसको पारित किया जाना चाहिए। 2/3 बहुमत से ग्राम पंचायत में वो उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित हो जाता है प्रधान को हटाने के लिए, तो उसके बाद ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उसमें कम से कम 50% सदस्यों द्वारा या 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा अगर ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया जाता है, यानी 50% से अधिक सदस्य ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ प्रधान को हटाना है, तो प्रधान को अपना त्यागपत्र देना ही होगा। हर दशा में बीडीओ को उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर ये दोनों जगह प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन अगर प्रस्ताव एक जगह पारित हो जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ग्राम प्रधान को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव पारित न हो पाए, तो ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जा सकता। या ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव अगर पारित किया जाए और ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ना पारित किया जाए तो भी ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जा सकता। यानी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 2/3 बहुमत से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा 50% से अधिक बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, तभी ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। और देखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भी और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से भी पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय पे पंचायत यानी ग्राम प्रधान और जो अन्य सदस्य हैं ये लोग 29 विषय पे नियम या कानून बना सकते हैं। लेकिन देखेंगे ये जो नियम या कानून बनाते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य या ग्राम प्रधान मिल के, ये विधानमंडल के द्वारा अनुमति प्राप्त होती है। विधानमंडल ये बताता है कि किस विषय पे नियम या कानून बनाना है। और ये जो आरक्षण दिया जाता है ग्राम पंचायतों में, आरक्षण का जो प्राविधान किया गया है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भी किया गया था और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में इस चीज़ को स्वीकार ही किया गया है। और जो आरक्षण दिया जाता है वो चक्रीय क्रम में दिया जाता है और इसमें एससी और एसटी को, ग्राम पंचायतों में एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में, यानी जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, एससी एसटी की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना अधिक आरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी गांव की जनसंख्या एससी एसटी की कम है तो वहां पे आरक्षण एससी एसटी को कम मिलेगा। इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्राविधान किया गया है। ठीक, तो महिलाओं को यही पूछा जाता है कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो क्या बताएंगे? 33%। लेकिन देखेंगे बिहार पहला राज्य है जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को ग्राम पंचायतों में सबसे पहले दिया है। देखिए वर्तमान में और भी राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दिए
हैं ग्राम पंचायत में, लेकिन जो बिहार है वो पहला राज्य है, सबसे पहले उसने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में दिया है। इसलिए वही प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने 50% आरक्षण का प्राविधान किया, सबसे पहले 50% आरक्षण महिलाओं को किस प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था में दिया है? तो क्या बताएंगे? बिहार में। लेकिन प्राविधान कितना है? 33% का है। ठीक। और देखेंगे ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायतों में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। इसको ध्यान देंगे कि कोई भी पदेन सदस्य कहाँ नहीं होता? ग्राम पंचायतों में। इसको क्लियर कर लीजिए। ग्राम पंचायत का मतलब जो ग्राम स्तर पे है, ग्राम स्तर पे, यानी ग्राम पंचायत कहाँ पे है? ग्राम स्तर पे। तो जो ग्राम स्तर पे पंचायतें हैं उसमें कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता, यानी कोई सांसद या विधायक उसका सदस्य नहीं होता। अगर कोई पद कोई धारण किया है, कोई लाभ का पद धारण किया है, तो वो ग्राम पंचायतों का सदस्य नहीं होगा। इसको ध्यान देंगे। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में कोई पदेन सदस्य निर्वाचित नहीं होता, तो इसको भी ध्यान देंगे। सिमिलर थोड़ा सा लग रहा होगा कि दोनों लगभग एक ही चीज़, तो एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ये तीनों की, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, तीनों की बात हो रही है कि जो ग्राम स्तर पे पंचायतें हैं, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे तीनों जो पंचायतें हैं, उन तीनों पंचायतों में कोई भी पदेन सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। यानी सदस्य तो हो सकता है लेकिन वो निर्वाचित होकर सदस्य नहीं होगा, डायरेक्ट सदस्य हो सकता है। ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि पदेन सदस्य नहीं होता। कहाँ पे? ये सदस्य ग्राम पंचायत में नहीं होता। ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है? तीनों जो स्तर की पंचायतें हैं उसमें कोई पदेन सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। ठीक। यानी डायरेक्ट सदस्य हो सकता है लेकिन चुन के वो सदस्य नहीं होगा। जिसमें देखेंगे जो सांसद या विधायक, जैसे ब्लॉक स्तर की बात करें, जो ब्लॉक स्तर की पंचायत है यानी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति में, उस क्षेत्र के जो विधायक या सांसद होते हैं उस क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। ये ऑटोमेटिक सदस्य हो जाते हैं उस क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति के, जिस क्षेत्र पंचायत की बात की जा रही है, और वे सदस्य होते ही हैं। और कहीं पे अगर मतदान होता है तो ये मतदान भी करते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में मतदान भी करते हैं। और जो बैठकें होती हैं उस बैठक में भी भाग लेते हैं और इनको आमंत्रित भी किया जाता है जब बैठकें बुलाई जाती हैं। क्षेत्र पंचायत में जो क्षेत्र के सांसद या विधायक होते हैं उनको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कन्फ्यूजन वाला है कि क्या क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति में सांसद या विधायक सदस्य होते हैं? तो हाँ होते हैं, लेकिन वो निर्वाचित होके नहीं आते, वो डायरेक्ट हो जाते हैं सदस्य, वो ऑटोमेटिक माने जाते हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे जो जिला पंचायत या जिला परिषद है, इसमें भी जो जिला के सांसद या विधायक होते हैं वो भी जिला पंचायत या जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और वो सदस्य जिला पंचायत या जिला परिषद के सदस्य के रूप में मतदान भी करते हैं और बैठकों में भाग भी लेते हैं। और अगर कोई बैठक बुलाई जाती है जिला पंचायत या जिला परिषद की, तो सांसद या विधायक को, उस जिले के जो सांसद या विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे कि ग्राम पंचायत में तो ये लोग सदस्य नहीं हैं, ग्राम पंचायत में तो नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे जो पंचायतें हैं इसके सदस्य सांसद और विधायक हो सकते हैं, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है और पूछा भी जाता है प्रश्न। और पंचायती राज व्यवस्था में राइट टू रिकॉल का भी प्राविधान किया गया है। राइट टू रिकॉल को प्रत्यार्पण भी कहा जाता है। तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि वापस बुलाना, यानी यदि कोई प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको राइट टू रिकॉल के माध्यम से उसको वापस बुला लिया जाता है। यानी उसके स्थान पे दूसरे प्रधान का निर्वाचन करवा दिया जाता है, दूसरे प्रधान को निर्वाचित करवा दिया जाता है 2 वर्ष के बाद। लेकिन
ये जो राइट टू रिकॉल का सिस्टम है ये कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद इसको याद रखेंगे। अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के बाद ये राइट टू रिकॉल के माध्यम से प्रधान को पद से हटा दिया जाता है, यानी प्रधान को वापस बुला लिया जाता है और उसके स्थान पे दूसरे प्रधान को निर्वाचित कर दिया जाता है, नियुक्त भी कर दिया जाता है राइट टू रिकॉल के माध्यम से। ठीक, यहाँ तो देख रहे हैं पदच्युत ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन राइट टू रिकॉल के माध्यम से भी पंचायत में जो प्रधान होते हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है। तो देखेंगे ये तो था तीसरा पार्ट आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बस इतना ही पढ़ना था, यानी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट था। तो इतना ही आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पढ़ना था। और आप अगर ये सोच रहे हो कि नगर पालिका और नगर निगम के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो नगर पालिका और नगर निगम वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें नगर पालिका नगर निगम से संबंधित जो भी प्राविधान है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और 74वां संविधान संशोधन में जो भी संबंधित तथ्य होंगे उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इतना ही आपको पढ़ना है। अगर इतना आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।